Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with Modern Indian History series. Take risks in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. A very positive thought. And with this positivity, we'll start the lecture number 34 from Modern Indian History, which is based on the extremist phase. As we have already completed the moderate phase in our previous video lecture. सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो लेक्चर देख ले उसके बाद ही इसे देखें. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो. श्रेयस बड़िए द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है. श्रेयस बड़िए ये मेरा पेज है फेसबुक पे, इसे फॉलो कीजिए. ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है श्रेयस बड़िए. उसके बाद श्रेयस बड़िए जो है ये मेरा यूट्यूब का चैनल है. उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ है नए नए वो आपको हमेशा मिलते रहे, आपको बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट ना हो. पहले हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव के प्रिपरेशन में आपको एमसीक्यूज या फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ. हम अभी देखते हैं अपना, मैंने जो है मेक एमसीक्यू चैलेंज स्टार्ट किया है, मेरा नया इनिशिएटिव. उसके अंडर किन लोगों ने अपने क्वेश्चन पोस्ट किए मुझे कमेंट सेक्शन में. सबसे पहला जो क्वेश्चन कमेंट में पोस्ट किया वो है पूजा भारद्वाज जी ने किया हुआ. तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट सेशंस ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस पे. अगर आपने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है सो इसे देख ले पहले और फिर इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करें. फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि इन विच सेशन इट वाज मेड मैंडेटरी फॉर कांग्रेस वर्कर्स टू वेयर खादी. सेशन नंबर 34, सेशन नंबर 39, सेशन नंबर 32 या सेशन नंबर 42. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा भारद्वाज. जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी हमें पूजा भारद्वाज जी ने भेजा है. ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ सेशन नंबर 53 विच वाज ऑर्गेनाइज्ड एट त्रिपुरी इन 1939 इज फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, पट्टभी सीतारामैया लॉस्ट प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, द रेजोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज पास्ड, फर्स्ट सेशन इन विलेज. आपको इसका महत्व लिखना है त्रिपुरी सेशन का. फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा भारद्वाज जी द्वारा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें भेजा है अलविशा पटवर्धन जी ने, जो कि है इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पे. अलविशा पटवर्धन जी ने जो क्वेश्चन भेजा है वो इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट. दादा भाई नौरोजी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, अबुल कलाम आजाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, डब्ल्यू सी बैनर्जी फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट, या फिर महात्मा गांधी बेलगाम सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट. 2 ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4. बहुत अच्छा क्वेश्चन अलविशा जी द्वारा. उसके बाद एक और क्वेश्चन जो हमें अलविशा जी ने भेजा है वो इस तरह का है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस फ्रॉम द अलाहाबाद सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1888. ए जॉर्ज यूल फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट, बी दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट, सी अबुल कलाम आजाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट, या डी डब्ल्यू सी बैनर्जी फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट. आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है अलाहाबाद सेशन से रिलेटेड. बहुत अच्छा क्वेश्चन अलविशा पटवर्धन जी. उसके बाद एक और क्वेश्चन अलविशा जी द्वारा, The 40th session of Indian National Congress was held in which place where Mahatma Gandhi was the president only once. महात्मा गांधी जो थे वो एक ही बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ ये टॉपिक पे इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में. ए कैलकाटा, बी बेलगांव, सी बॉम्बे, या डी पूना. बहुत अच्छा क्वेश्चन अलविशा जी आपके द्वारा. उसके बाद राहुल कुमार जी ने क्वेश्चन हमें भेजा है. वो पूछते हैं हु गिव्स द सेफ्टी वॉल थ्योरी फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस. लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, या मदन मोहन मालवीय. बहुत अच्छा क्वेश्चन राहुल कुमार जी. राहुल कुमार जी द्वारा एक और क्वेश्चन, हु नेवर बिकेम, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा टॉपिक अलग लिखा था, तो टॉपिक यहाँ ये है इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से, जो राहुल कुमार जी ने भेजा. फिर राहुल कुमार जी द्वारा एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से, हु नेवर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी. बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. बहुत अच्छे क्वेश्चन राहुल कुमार जी द्वारा आपके. ओके, हम पूजा भारद्वाज जी और अलविशा पटवर्धन जी
और राहुल कुमार जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बहुत अच्छे क्वेश्चन्स भेजे और हमारी एमसीक्यू प्रैक्टिस करा के लिए। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मेक एमसीक्यू चैलेंज में आपको अभी जो मैं टॉपिक भेज रहा हूँ इससे रिलेटेड आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखना है और आपका नाम भी उसके साथ पोस्ट करना है और अगले दिन जो मेरा लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपका वो क्वेश्चन पब्लिश करूँगा मेरे वीडियो लेक्चर के पहले। सो इस तरह से कुछ करने से हम लोगों के एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस होगी, यही मेरा एक मोटिव है और इसी के साथ मैंने एमसीक्यू चैलेंज शुरू किया है। सो आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आपको चैलेंज कंप्लीट करना है आपके और मेरा इनिशिएटिव पूरा करना है और आप ही लोगों का फायदा है। तो इस तरह से एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए और हम जो शुरू करने वाले हैं वो एक नया फेज, वो है एक्सट्रीमिस्ट फेज, जो कि चला 1905 से लेके 1918 तक। सो 1920 तक भी कहा जाता है। सो ठीक है, बट 18 तक इसीलिए क्योंकि एक-एक करके जो एक्सट्रीमिस्ट है ये सभी चले गए और फिर बाद में फिर से आए थे। फिर 18 तक ये चले, फिर गांधीयन ईरा शुरू होता है, इसलिए हम इसको 1918 तक कंसीडर करते हैं। सो ये जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है इसमें हम जान लेंगे पहले कि एक्सट्रीमिस्ट कौन थे। जैसे कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में जान चुके हैं कि मॉडरेट्स कौन थे। सो मॉडरेट्स कौन थे, ये जिन्होंने नहीं देखा है वो उस वीडियो को पहले देख ले और फिर यहाँ पे उसकी लिंक दी होगी। सो उसको देख ले और उसके बाद आप इसे देखें ताकि आपको आइडिया मिलती रहे। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये लोग आए क्यों। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में तो ऑलरेडी कुछ लीडर्स थे जो काम कर रहे थे, फिर और नए विचारधाराएँ लेके कोई नए लीडर्स को आने की क्यों ज़रूरत पड़ी? ये कांसेप्ट हमको क्लियर करना है, तो हम इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट को पढ़ते हैं। तो हमने जिस तरह से मॉडरेट को पढ़ा, अब हम एक्सट्रीमिस्ट को पढ़ने वाले हैं। सो एक्सट्रीमिस्ट जो है यहाँ पे आपको 4 तस्वीरें दिख रही है, जैसे कि आप जानते हो लाल बाल, पाल और घोष। सो ये है लाला लाजपत राय, ये है बाल गंगाधर तिलक, ये है बिपिन चंद्र पाल और ये जो है वो है अरविंदो घोष। सो इन सबको आप स्टडी करेंगे तो ये 4 जो एक्सट्रीमिस्ट के मेन लीडर्स माने जाते हैं। सो ये लोग आए क्यों, ये सबसे पहले कारण देख लेते हैं कि रीजंस क्या थे बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। इनको मिलिटेंट नेशनलिज्म भी कहा जाता है। मिलिटेंट यानी उग्रवादी, थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ तोड़ के काम करने वाले, थोड़े अलग से काम करने वाले जो है वो है हमारे मिलिटेंट नेशनलिज्म या फिर नेशनलिस्ट, और उनको एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है। सो ये लोग कौन थे, किस तरह से काम करते थे, आपको आइडिया आ जाएगी। जिस तरह से आपको अभी मॉडरेट्स के बारे में पता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे से काम करते थे, क्या-क्या उनके 3P मेथड्स थी, ये सब आपको पता है। नहीं पता है तो एक बार उसको रिवाइज़ कर ले, ओके? सो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट क्या कारण था जिसके कारण वो आए। तो फर्स्ट कारण ये था, फर्स्ट रीज़न ये था कि रिकॉग्निशन ऑफ नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश किस तरह के लोग हैं ये लोगों को पता चल चुका था और अगर अगर हम देखेंगे तो ये बताने के पीछे सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो मॉडरेट्स का रहा है। मॉडरेट लोगों ने इसके पीछे बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दे के एक-एक चीज़ लोगों को समझाई। बस मॉडरेट लोगों ने इतना किया कि लोगों को इन्वॉल्व करके नहीं लिया। सो मॉडरेट लोगों ने ये चीज़ें तो हमको समझा दी थी, तो हमको तभी से समझने लगा कि जितना भी इकोनॉमिकली है, जो भी हमारी अर्थव्यवस्था खराब होती दिख रही है 1890s और उसके आगे, वो पूरा कॉलोनियल रूल के कारण हो रही है, वो ब्रिटिश के कारण हो रही है। हम गरीब हो रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश के कारण। बहुत बड़े-बड़े फेमाइन्स आ रहे हैं। जो भी फेमाइन्स आ रहे हैं, जैसे कि पहला जो मैंने आपको बताया इकोनॉमिक मिस्ट्रीज, उसके बाद बहुत सारे फेमाइन्स आ रहे हैं, यानी अकाल पड़ रहे हैं, जिसके कारण 90 लाख लोग मारे गए थे 1896 से 1900 के बीच में। लोगों के बीच में बहुत गुस्सा था इन चीज़ों को लेके। ब्रिटिश हम लोगों को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही थी, हम लोगों तक फूड नहीं पहुँचा पा रही थी। उनके कारण यहाँ पे वो वॉर में बिज़ी थे और इस सब चीज़ के कारण हमें सफ़र करना पड़ा, हमको खाना नहीं मिला और हमारे जो लोग थे, वो 90 लाख के आसपास लोग मारे गए। उसके साथ-साथ प्लेग की बीमारी जो है वो शुरू हो गई थी डेक्कन में। उसको भी ब्रिटिश अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे थे, जिसको लेके हमको फिर से ब्रिटिश के अंडर गुस्सा था। ब्रिटिश के लिए जो गुस्सा हमारे अंदर बसा हुआ था, उसके लिए मॉडरेट जो थे, उनके जो तरीके थे, जिसको 3P कहा जाता है, वो तरीके यहाँ पे अच्छे से काम करते हुए नहीं दिख रहे थे इफेक्टिवली, क्योंकि 3P तरीका थोड़ा-सा स्लो था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे से जाता था, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ब्रिटिश रूल जो था वो सोशली और कल्चरली काम नहीं कर रहा था। ब्रिटिश लोग हमारे कल्चर को एक तरह से प्रिज़र्व करने का काम नहीं कर रहे थे और सोशली हमें डेवलप नहीं किया जा रहा था। यानी हमारे जो सोशली, जो सामाजिक हमारी व्यवस्था है, सामाजिक स्थिति है, जो गरीबी है या जो भी चीज़ें हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनको यहाँ पे उठाया नहीं जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा। ये सब चीज़ों के कारण ये हो रहा था कि जो ब्रिटिश थे उनको काफ़ी अपोज़ किया जा रहा था। उसके साथ-साथ वो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन जो है
वो भी नहीं अच्छे से कर पा रहे थे, एजुकेशन भी स्प्रेड नहीं कर पा रहे थे, स्पेशली मास एजुकेशन नहीं दिया जा रहा था। जो काम के लोग हैं उन्हीं को एजुकेट करते थे, पूरे जो लोग हैं पब्लिक है उनको एजुकेट करने का काम ब्रिटिश करती तो करती नहीं थी, ऊपर से टेक्निकल एजुकेशन भी हमको ठीक से नहीं दिया जा रहा था यहाँ पे। और ये सब जब हो रहा था तो इसके खिलाफ जब इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1885 में जिसकी स्थापना हुई थी आईएनसी की, वहां से जो लोग लड़ रहे थे वो थे मॉडरेट लोग। और ये जो मॉडरेट लोग थे ये इसके खिलाफ आवाज तो उठा रहे थे, बट वो 3P मेथड से उठा रहे थे, जो कि बहुत इनफेक्टिव थी और बहुत स्लो लग रही थी, जिसके कारण कुछ लोगों को लग रहा था कि हमने कुछ करना चाहिए, और इसी कारण ये नए विचार के लोग अभी सामने आते हुए दिख रहे थे। पहला ये रीजन हुआ जिसके कारण ये सामने आ रहे थे कि पर हाँ, ये चीजों में हमारी हेल्प की थी मॉडरेट्स ने हमको ट्रू नेचर बताया था ब्रिटिश का। उसके बाद जो सेकंड रीजन था कि एक्सट्रीमिस्ट लोग क्यों आए, वो था पॉलिटिकल इवेंट जो हुए 1892 से 1905 तक। सबसे पहले 1892 में एक काउंसिल एक्ट आया था। मेरे इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स में काउंसिल एक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने 1892 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट जो था उसमें जो भी प्रोविजंस थे वो अच्छे नहीं थे, जो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, जो चीज़ें हमने डिमांड की वो उसमें नहीं मिली थी। उसके साथ साथ 1897 में जो नाटू ब्रदर्स थे उनको डिपोर्ट कर दिया गया, यानी कि चापेकर ब्रदर्स ने जो किया था वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि जो रैंड थे उनको मारा गया था, प्लेग जो कमिश्नर थे, तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। विदाउट एनी ट्रायल उनको यहाँ पे सजा सुना दी गई थी। उसके साथ साथ जो तिलक थे उनको भी जेल में डाल दिया गया था, उनको देशद्रोह के चार्ज लगाए थे, जबकि देशद्रोह उन्होंने किया नहीं था। ये सब चीज़ों के पीछे ब्रिटिश के प्रति एक गुस्सा हम लोगों के अंदर बनते जा रहा था, जो चीज़ें एक फास्ट बदलाव मांग रही थी। 1898 में कुछ लॉज लाए थे, जैसे कि आईपीसी सेक्शन 124 और आईपीसी सेक्शन 156 ए के तहत। यानी देखेंगे तो 124 ए यानी जो पनिशमेंट है वो सेडिशन के लिए होती है, यानी देशद्रोह के लिए जो पनिशमेंट है वो बढ़ा दी गई थी। उसके साथ साथ एक और नया सेक्शन लेके आ गए थे आईपीसी में, जिसको 156 ए कहा जाता है। 156 ए में ये जो है वो ये सब जो सेक्शन है ये पनिशमेंट्स को लेके है, जो भी पनिशमेंट्स है उसको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो इस तरह से 1898 में जो रिप्रेसिव लॉ है, इस तरह के लॉ लाए थे सेक्शन 124 ए और 156 ए के तहत। उसके साथ आपको ये बता दूं कि 1899 में जो इंडियन मेंबर्स थे कलकत्ता कॉरपोरेशन में उनको भी कम कर दिया गया ना। हमारा ये कहना था कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ाओ, और ये लोग इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में कम कर रहे थे। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लाया गया था और इससे फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन लिया गया था। फ्रीडम ऑफ प्रेस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे। तो ऑफिस सीक्रेट्स एक्ट जो था उसमें जो प्रेस है, ये कोई भी चीज़ अगर उसको पब्लिश करना है तो उसको पहले परमिशन लेना होगा, और उस पर रेस्ट्रिक्शंस डाले गए थे, सेंसरशिप ला ली गई थी। 1904 में एक यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया था, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ा दिया गया था यूनिवर्सिटीज पर। अब गवर्नमेंट जिस तरह से चाहेगी उस तरह से यूनिवर्सिटीज को हैंडल करेगी, सिलेबस से लेकर हर चीज गवर्नमेंट फिक्स करेगी। तो इस तरह से अगर देखोगे तो हमारे कंट्री पे बहुत बड़ा अफेक्ट किया था इन पॉलिटिकल इवेंट्स ने। और कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज तो थी, कर्जन ने ही ये कराया था इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। धीरे धीरे जाके कर्जन ने ही पार्टीशन ऑफ बंगाल का भी एक प्रस्ताव रखा था। इस तरह से कर्जन की पॉलिसीज तो काम कर ही रही थी, और ये चीजें मांग रही थी एक फास्ट बदलाव, जो कि 3P मेथड मॉडरेट से नहीं हो पा रहा था, वो बहुत स्लो तरीका था। इसीलिए ये लोग जो थे ये आगे आ रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। लोगों में कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अगर देखोगे तो तिलक अरविंद और बिपिन चंद्र पाल जो है वो रिपीटेडली नेशनलिस्ट को ये बोल रहे थे कि आप लोग इंडियन लोगों को इन्वॉल्व करके लीजिए, है ना। तो टू रिलाई ऑन द कैरेक्टर एंड कैपेसिटीज ऑफ इंडियन पीपल एज दे वर केपेबल ऑफ मेकिंग इमेंस सैक्रिफाइसेस नीडेड टू विन फ्रीडम, है ना। तो लोगों को आपने इसमें शामिल करके लेना चाहिए, क्योंकि लोगों में ये कैपेसिटी है कि वो अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं देश के लिए। देश के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये उन लोगों को आपने मौका देना चाहिए। तो इस चीज के कारण बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था लोगों में भी और लीडर्स में भी, कि हाँ लोग हमारे साथ है, और कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा था। तो कॉन्फिडेंस इस तरह से मिल रहा था, और इनमें एक सेल्फ रेस्पेक्ट जागृत हो रहा था कि हम लोगों को साथ में लेके चल सकते हैं। ये तरह एक अगर आप में ये सब चीजें आ जाती तो आप लीडरशिप लेने के लिए कभी भी रेडी हो जाते। उसके साथ साथ अगर देखोगे तो एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, यानी ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। एक तरफ देखोगे तो एजुकेशन बढ़ तो रहा था,
जिसके कारण अवेयरनेस बढ़ रहा था। जितना आप एजुकेट होंगे उतने आप अवेयर होंगे अमंग द मासेस। ऑन द अदर हैंड दिस रिजल्ट्स इन द अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? तो जितने एजुकेट होंगे और आपको जॉब नहीं मिला तो आप अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। सो जो एजुकेटेड है वही अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है और आज उसको अगर जॉब अवेलेबल नहीं है तो वो बोलेगा मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूँ। तो जितना ज़्यादा एजुकेशन बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा अवेयरनेस भी बढ़ता जाएगा। तो एजुकेशन बढ़ रहा था ब्रिटिश के टाइम पे और उसके कारण ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण एक बुरा असर होते हुए दिख रहा था ब्रिटिश के ऊपर। उसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी कारणवश जो पॉवर्टी और अंडर डेवलप्ड स्टेट है ना, तो इसके तरफ अटेंशन जा रहा था, क्योंकि अब तक पता नहीं था कि गरीबी क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है। अब लोग जैसे जैसे पढ़ने लगे, वो सब लोगों को पता चलने लगा कि देश की हालत कैसी है, देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, इकोनॉमी कैसी है कॉलोनियल रूल में। तो ये सब पढ़ने के कारण आप में अवेयरनेस आ गया और ये चीजें आपको पता चलने लगी और आपको लग रहा था कि अब कुछ करना चाहिए, फास्ट करना चाहिए। इसीलिए फिर से ये लोगों ने कुछ करने का ठान लिया था। उसके साथ-साथ ग्रोथ ऑफ एजुकेशन के बाद आपको बता दूँ कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस यानी जो भी इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा था, वो सब चीज़ों से हम कुछ ना कुछ सीख रहे थे। जैसे अगर आप देखोगे तो जापान ने 1868 के बाद बहुत तगड़ी प्रोग्रेस की थी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया था और इस डेवलपमेंट से ऐसा पता चल रहा था कि जो इंडस्ट्री, अगर जापान खुद को इंडस्ट्रियल पावर बना सकता है, सो हम इंडियन क्यों नहीं बना सकते? यानी पहले ऐसा कहा जाता है कि यूरोपियन लोग ही बना सकते हैं, तो अब एशिया में एक कंट्री जो है वो जापान, उन्होंने करके दिखाया था। सो हमको लग रहा था कि इंडिया भी कर सकता है। सो रिमार्केबल प्रोग्रेस मेड बाय जापान आफ्टर 1868 एंड इट्स emergence as an industrial power opened the eyes of Indians to the fact that economic progress was possible even in an Asian country without any external help, है ना? सो बाहर के लोगों की मदद लिए बिना, यूरोपियंस की मदद लिए बिना हम खुद को डेवलप कर सकते हैं। ये चीज़ें हमको पता चलने लग गई थी, ये हमको पता चल चुकी थी चीज़ें। ये पता चलने के साथ-साथ आपको ये बता दूँ कि जो नेशनलिस्ट थे, दे वर इंस्पायर्ड बाय नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रहे थे, जैसे कि आयरलैंड में हो गया, रशिया में, इजिप्ट में, टर्की में, पर्शिया, चाइना में। तो ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे। हाँ, ये लोग कर रहे थे तो हमको लग रहा था हमने भी करना चाहिए। ये लोग पूरे अपने देश के लोगों को यूनाइट कर रहे थे और वहाँ से अपना जो फ्रीडम है वो लेने की कोशिश कर रहे थे। सो ये सब चीज़ें जो यहाँ हो रही थी तो हमको भी लगा कि हमने भी करना चाहिए और हम जो माइटीएस्ट एम्पायर जो हम पे रूल कर रहा है उसको भी हम हटा सकते हैं। अगर हमारे लोगों में एकता आ गई, तो हमारे लोग यूनाइट हो गए, तो हमारे लोग एक हो गए, तो हम ये कर सकते हैं। और इसी फीलिंग के साथ कुछ लोग आगे आने शुरू हुए जो आगे जाके एक्सट्रीमिस्ट कहलाए। उसके बाद देखोगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट्स पहले से थी ही। अब देखिए, अगर काम नहीं हो रहा है मॉडरेट लोगों से, तो हमें कोई और नए नए विचारधारा वाले या नई मेथड वाले लोग होना, और ऐसे लोगों को ढूंढने की जरूरत हमको बिल्कुल पड़ी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे लोग प्रेजेंट थे, क्योंकि एग्जिस्ट कर ही रहा था ऑलरेडी यहाँ पे मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट। तो ये होने के कारण हमको ज्यादा कोई टेंशन आया नहीं। सो बाय द डॉन ऑफ 20th century, a band of nationalist thinker had emerged who advocated a more militant approach to political work, यानी उग्रवादी मिलिटेंट, यानी उनका अप्रोच जो था वो ज़्यादा उग्रवादी था कि किस तरह से काम होना चाहिए, ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, सब चीज़ें फास्ट होनी चाहिए, इस तरह से। क्या ये काम करते थे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें कौन कौन थे ये उग्रवादी जो विचार के लोग थे? उसमें राज नारायण बोस थे, अश्विन कुमार दत्ता थे, अरविंदो घोष थे, बिपिन चंद्र पाल थे बंगाल में, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर और बाल गंगाधर तिलक जो थे ये थे महाराष्ट्र में, और लाला लाजपत राय ये थे पंजाब में। इस तरह से पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र, 3 जगह ये लोग फैले हुए थे और ये लोग रेडी थे कि हम लीडरशिप लेंगे और काम फास्ट करके दिखाएंगे। कैसे फास्ट होने वाले ये आप देखोगे, इनके तरीके जब हम पढ़ेंगे अभी। तिलक जो थे वो emerged as the most outstanding representative of this school of thoughts, है ना? तो तिलक ये सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और सबसे आउटस्टैंडिंग, सबसे ज्यादा अगर देखोगे तगड़े, तो वो तिलक ही थे। सो इस तरह से एक और ये चीज थी जिसके कारण उनकी जो ये राइज होते जा रहा था नए स्कूल का, मिलिटेंट स्कूल का या फिर एक्सट्रीमिस्ट लोगों का। उसके बाद रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, जितना वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा था उतना हमारा अपोज बढ़ रहा था, क्योंकि अगर देखोगे तो पहले हमको लगता था अगर हम वेस्टर्न तरीके को अपनाएं तो हम लोग सुपेरियर बन जाएंगे, हम लोग भी महान बन जाएंगे। बट कुछ लोगों ने हमारा इतिहास फिर से लिखा था, मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में ही बताया था कि स्वामी विवेक का हमारा इतिहास फिर से लिखा गया और इतिहास में जो हिस्ट्री थी ये बहुत अच्छे से बताई गई। जैसे कि बताया गया था कि जैसे जो ये ब्रिटिश है या फिर जो यूरोपियन लोग हैं, वो जो रेस के हैं वही रेस के हम हैं, हम भी आर्यंस हैं। सो हम भी उतने सुपेरियर है जितने आप हैं। आप तक अब तक हम आपको आप हमें बता रहे थे यूरोपियन लोगों
कि हम लोग आपसे इन्फीरियर हैं, हम आपसे छोटे हैं, बट अब हमें पता चल चुका है कि हम भी इक्वल हैं। सो स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोगों ने बहुत सारे यंग नेशनलिस्ट को इंस्पायर किया था। उनके आर्टिकल्स जो आते थे, उसके उनके आर्ग्यूमेंट्स, उनकी पेंटिंग्स जितनी भी आती थी, जो इंडिया के पास्ट को बहुत अच्छे से दिखा रही थी। सो ये दिखाने के कारण हमारे लोग इंस्पायर होते जा रहे थे। और एक जो मिथ था, दिस थिंकर्स एक्सप्लोरेड द मिथ ऑफ वेस्टर्न सुपेरियरिटी, है ना? तो मैं जैसे कि आपको बताया कि वेस्टर्न लोग सुपेरियर है, ये नहीं है। सुपेरियर हम भी है बाय रेफरिंग टू द रिचनेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इन द पास्ट, है ना? तो ये सब चीजें यहाँ पे दिख रही थी, जिसके कारण और हम लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, और कॉन्फिडेंस जो बढ़ते जा रहा था, इस कॉन्फिडेंस के कारण अभी एक नए थॉट्स के साथ, एक नई मेथड्स के साथ लोग आने को रेडी हो चुके थे सामने। डिससैटिस्फैक्शन था विथ अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स। मॉडरेट्स की अगर बात करें तो 15-20 साल जो उनके जो पहले 15-20 साल रहे हैं, उन्होंने जो अचीव किया था मॉडरेट्स ने, वो चीज़ें बहुत कम थी, ऐसे कांग्रेस के यंग एलिमेंट्स का मानना था। सो द यंग एलिमेंट्स विद इन कांग्रेस वर डिससैटिस्फाइड विद द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 to 20 ईयर्स। इसीलिए इनको यहाँ विरोध किया जा रहा था, इसीलिए उनको अपोज किया जा रहा था यहाँ पे। और इनकी जो मेथड है, जो पीसफुल यानी शांति वाली, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से चलने वाली, जिसको 3P कहते हैं, ऐसा हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहते थे। तो ये जो तरीके हैं, ये बहुत स्लो है और इससे कोई काम नहीं होने वाला। ब्रिटिश आपका सुनने भी नहीं वाले। आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते रहिए, उनको प्रे करते रहिए, उनको आप प्रोटेस्ट करते रहिए, उनके खिलाफ आप उनके खिलाफ पिटिशन फाइल करते रहिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप अपना तरीका नहीं चेंज करते। सो इस तरह के विचार अगर आप लाओगे, सो फास्ट काम होगा। इस विचार के लोग थे, वो थे एक्सट्रीमिस्ट। और अभी आपको पता चल चुका है कि इनका राइट्स कैसे हुआ। और यहाँ जो आपको दिख रहे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये सब जो लोग थे, ये लोगों के को अगर आप देखोगे, सो ये लोग कहीं ना कहीं, सॉरी मैंने आपको 2-3 बार इनका नाम बिपिन चंद्र पाल बताया, एक्चुअली ये बिपिन चंद्र पाल है और ये अरविंदो घोष है। ओके, सो ये बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये सब जो लोग थे, इन्हीं के विचार अभी आगे आते जा रहे थे। सो अब ये इन लोगों ने बोला था कि आपके जो भी तरीके हैं वो ठीक नहीं है, हमने तरीके बदलना चाहिए। तो ये कौन से तरीके होने चाहिए जो हमने बदलना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। ये देख लेते हैं। सो इनकी मेथोडोलॉजी देख लेते हैं, इनके तरीके देख लेते क्या है। इनके तरीके में देखेंगे, सबसे पहले तो इनको अचीव करना था स्वराज्य। आप देखोगे तो जो स्वराज्य, ये इनका गोल था, इनका एक्सट्रीमिस्ट लोगों का गोल था स्वराज्य यानी सेल्फ रूल। हम नहीं चाहते कि ब्रिटिश रूल करे, हम चाहते कि हम खुद रूल करें। बट ये जो सेल्फ रूल है, ये थोड़ा सा अलग था। ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था, पूर्ण स्वराज नहीं था, ये सिर्फ स्वराज्य था। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्वराज्य यानी अगर ये देश है, इसके जो छोटे मोटे जो जितने भी चीज़ें, ये हम चलाएंगे। बाकी ये ठीक है, आप हेड रहोगे हमारे, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये ब्रिटिश रहेंगे। बट ये जितने लोग हैं, ये इंडियन रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेसिडेंट ब्रिटिश है, तो बाकी जितने भी गवर्नर्स है या जितने भी नीचे के लोग हैं, पूरे इंडियंस रहेंगे। इस तरह से एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया कि इस तरह से एक स्वराज्य चलता है, इसको सेल्फ रूल कहा जाता है। सो ये चीज़ें अभी आपको पता चल चुकी है। तो उसके बाद इनकी मेथडोलॉजी जो है, इसको पैसिव रेजिस्टेंस कहा जाता था। पैसिव रेजिस्टेंस, पैसिव रेजिस्टेंस का मीनिंग है कि अपोजिशन जो आपका रहेगा, वो पूरा नॉन वायलेंट रहना चाहिए और आपको कोऑपरेट नहीं करना। अगर वो आपको कुछ बोल रहे, तो आपको सुनना भी नहीं है, और वो अगर आपको मार भी रहे या कुछ भी कर रहे, तो आपको सहन करके लेना, आपको उन पे हाथ नहीं उठाना है, आपको नॉन वायलेंट रहना है। बट वो जो करने बोल रहे, वो सुनना भी नहीं है। इस तरह से इनका एक तरीका था, जिसको पैसिव रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आता था, है ना? सो इनकी जो मेथड थी, ये 4 prong मेथड थी, जैसे उनकी 2 prong मेथड थी। सो इनकी मेथड में 4 चीजें आती थी। एक था स्वदेशी, दूसरा था बॉयकॉट, तीसरा था नेशनल एजुकेशन और चौथा था स्वराज। ये लोग स्वदेशी यानी ये लोग जितनी भी फॉरेन गुड्स है या फॉरेन क्लॉथ्स है, ये सबका अपोज करते थे। ये लोग बॉयकॉट करते थे, ये लोग पूरी तरह से बहिष्कार करते थे, पूरी तरह से सभी चीज़ों का विरोध करते थे। गवर्नमेंट की सभी चीज़ें, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे गवर्नमेंट सर्विसेज हो, चाहे कोर्ट्स हो, जो भी हो, सब चीज़ों का यहाँ बॉयकॉट किया जाएगा। चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, हर चीज़ का। हम एक भी चीज़ में गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट को जो करना है गवर्नमेंट करते रहे, हम तो अपना इसमें रहेंगे भाई, ऐसा इनका विचार था। नेशनल एजुकेशन, इन्होंने जैसे कहा था कि इन्होंने बहिष्कार किया था वेस्टर्न एजुकेशन या गवर्नमेंट के एजुकेशन का, तो ये लोगों ने एक नेशनल एजुकेशन लाया था। उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश एजुकेशन दे रहे हैं, हम उसे नहीं लेंगे, उसका हम बहिष्कार करेंगे, उसको बॉयकॉट करेंगे, और जो एजुकेशन हम लेंगे वो रहेगा नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षण हम लेंगे, उसके साथ साथ स्वराज्य। स्वराज्य क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। सो ये 4 चीज़ों के आजू बाजू इनकी मेथड्स रहती थी। उसके साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को फॉलो नहीं करते थे।
प्रोटेस्ट और डिमांड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड नहीं अपनाते थे। ये जो मेथड ठीक रहेगी उसे अपनाते थे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो चाहे ना लिखा हो। ये लोग बॉयकॉट करते थे, बहिष्कार करते थे, स्ट्राइक करते थे ये लोग, है ना। तो स्ट्राइक इनका बहुत बड़ा एक अलग सा एक देखोगे तो एक मेथड थी जो मॉडरेट ने कभी नहीं की, जिसके कारण मॉडरेट्स थोड़े से पीछे रह गए। वो तो पब्लिकली फॉरेन मेड गुड्स को जला देते थे। सो जैसा फॉरेन का कपड़ा है उसको पूरी तरह एक साथ जमा करते थे और जला देते थे, चाहे ब्रिटिश को दिखे कि किस तरह से जिसके कारण ब्रिटिश को दिखे कि किस तरह से विरोध किया जा रहा है आपके कपड़ों का, आपके गुड्स का, हमें जरूरत नहीं है आपके गुड्स की। तो इस तरह से इनकी मेथड थी। उसके साथ साथ ये लोग हर सेक्शन के लोगों को इन्वॉल्व करके लेते थे मूवमेंट में। जैसे मैंने आपको बताया कि मासेस को इन्वॉल्व नहीं करते थे एक्सट्रीमिस्ट, बट ये जो बेस बनाया था ये खुद एक्सट्रीम मॉडरेट्स नहीं बनाया था। तो मॉडरेट्स इन्वॉल्व नहीं करके लेते थे, मैं आपको बता चुका हूँ, बट एक्सट्रीमिस्ट करके लेते थे। हर सेक्शन के लोगों को इन्वॉल्व करके लेते थे। इवन लोअर मिडिल क्लास के लोगों को भी इन्वॉल्व किया था इन्होंने। वो देवर स्ट्रांगली अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी, है ना। तो ब्रिटिश जितनी भी पॉलिसीज बनाते थे इन सबको इनका विरोध रहता था, क्योंकि इनको पता था कि ये पॉलिसीज ब्रिटिश ने खुद के बेनिफिट के लिए बनाई है, हमारे नहीं। उसके साथ साथ इंडिया के कल्चर को और हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा मानते थे, और उसी के थ्रू जो भी हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स है, जो भी हमारे एंशियंट जो भी किताबें या जो भी चीज़ें लिखी गई है, उन सब से ये इंस्पिरेशन लेते थे। और ये हमारे कल्चर पे ही विश्वास रखते थे, बाहर की चीज़ों को बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे। सो इस तरह से इनकी एक मेथोडोलॉजी और थी। उसके बाद ये भी कहते थे कि हम अपनी प्राण जो है उसके बलिदान भी दे सकते हैं इस देश के लिए। दे बिलीव इन सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग, हम हर चीज त्याग सकते हैं इस देश के लिए, हमारे प्राण भी त्याग सकते हैं। सो किस चीज के लिए? फॉर द कॉज ऑफ मदरलैंड, मदरलैंड के लिए हर चीज। उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को पूरी तरह अपोज किया था जो इंडियन सोसाइटी में आया था ब्रिटिश के द्वारा। ये कहते थे कि भारत का इंडियन कल्चर ही होना चाहिए, हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है फॉरेन के कल्चर की। वेस्टर्नाइजेशन जो है इसका हमें अपोज है। सो ये लोगों की ये मेथड थी जिससे काम करते थे। तो ये लोग थे कौन? तो इनके नाम जान लेते। ये लोग कौन थे? लीडर्स। लीडर्स जो थे उनका उनमें मेन आते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और अगर आगे देखोगे तो अरविंदो घोष, राजनारायण बोस, ए.के. दत्त, वी.ओ.सी. पिल्ले। तो ये जो है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनको लाल बाल पाल भी कहा जाता है। एक बार हम इन तीनों को देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट दिख रहे हैं ये है लाल, जिनको कहा जाता है लाला लाजपत राय। जो सेकंड दिख रहे हैं ये है बाल, जिनको कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक। और ये जो फोर्थ दिख रहे हैं ये है बिपिन चंद्र पाल, जिनको पाल कहा जाता है। तो ये लाल, बाल, पाल, और ये जो आपको दिख रहा है ये है घोष। ठीक है, तो लाल, बाल, पाल एंड घोष। सो ये चार लोग, सो ये चार लीडर्स है जो हमें अभी देखने मिले हैं। सो चार लीडर्स के साथ साथ और भी कुछ उन्होंने नाम बताया, राजनारायण बोस, ए.के. दत्त, वी.ओ.सी. पिल्ले। सो ये सब भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जो बिल्कुल मॉडरेट्स को अपोज करते थे। सो ये चीज़ें जब इन्होंने की, इन्होंने अपना काम करना शुरू किया, तो क्या इम्पैक्ट हुआ था इन लोगों के पीरियड का। इस पीरियड का जो इम्पैक्ट हुआ था वो देख लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पीरियड क्या हुआ था? तो तिलक ने सबसे पहले देखो तो गणपति और शिवाजी फेस्टिवल जो है इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया था। सो इन्होंने ये इसीलिए लाया था कि वो दिखाना चाहते थे कि हम आपके जो फेस्टिवल्स है उसको सेलिब्रेट नहीं, हम अपने भी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे। और इसी के थ्रू वो मासेस को इकट्ठा करते थे, और इकट्ठा करके वो सबको यूनाइट करने की कोशिश करते थे, एक कॉज को लेकर, और ब्रिटिश के खिलाफ खड़े करने की कोशिश किया जाता था। सो इन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू किया मास लेवल पे गणपति और शिवाजी फेस्टिवल, जिसको गणेश फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल कहा जाता है। शिवाजी जयंती, शिवाजी एनिवर्सरी जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी, उसको सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में। और गणेश उत्सव को भी सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में, आजकल ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। जो स्लोगन है स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये दिया था तिलक ने। सो तिलक ये कहते थे, और ये सब सोसाइटी वाले बोलने लगे कि हमको भी स्वराज्य होना, हमको भी स्वराज्य होना। जब तिलक इस तरह से बात कर रहे हैं आपके लीडर, तो लोग भी बोले कि हम भी तिलक के साथ है और हम भी यही चीज की डिमांड करेंगे, स्वराज्य की। तो स्वराज बहुत फेमस हो गया था इस वक्त। अगर आप देखोगे तो जो मॉडरेट्स थे उन्होंने ऐसी कोई चीज रखी नहीं थी, वो लोगों को भी इन्वॉल्व करके नहीं लेते थे। अब ये एक्सट्रीमिस्ट लोग लोगों को इन्वॉल्व कर रहे थे, इस तरह के स्लोगन्स दे रहे थे, जिसके कारण ये ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे और लोग इनको ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। British goods and national education was boycotted, okay, which brought a major change in economy of the country and gave a way to employment and various other opportunities for the Indian, है ना। तो ब्रिटिश गुड्स जो है, या फिर जो नेशनल एजुकेशन है, नेशनल एजुकेशन यहाँ पे नहीं लिखना था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है।
सो यहाँ होना चाहिए ब्रिटिश गुड्स एंड उनका एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन तो हमने लाने की कोशिश की थी इंडिया में। सो ब्रिटिश के गुड्स और उनका जो एजुकेशन था उसको बॉयकॉट किया गया था। और अगर देखोगे तो इकोनॉमी ऑफ कंट्री जो है उसमें बदलाव हुए जिसके कारण, है ना, तो हम उनके गुड्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, हम अपने गुड्स को खरीद रहे थे, तो जिसके कारण हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी ठीक होते हुए दिख रही थी। पहले ब्रिटिश के गुड्स ने हमारे मार्केट पूरे खराब कर दिए थे, तो अभी हमारे लोगों को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छी तरह से एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा था और इकोनॉमी भी सुधरते जा रही थी। उसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो मेजर रिफॉर्म जो आया था एजुकेशन में अक्रॉस द कंट्री, वो ये था कि नेशनल यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी, जिसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। अगर गवर्नमेंट ने उनके हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ थे, उसपे खुद ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसपे अगर वो कंट्रोल लेके बैठे और अपने हिसाब से चला रहे, तो हम अपनी यूनिवर्सिटी बनाएँगे नेशनल यूनिवर्सिटी और उसमें हम अपने हिसाब से चलाएँगे। सो इस तरह का एक एक्शन, एक स्टेप हमारे लोगों ने भी लिया था, जो कि मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। उसके साथ-साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स बता देता हूँ जो एक्सट्रीमिस्ट फेज़ में हुए, जो हम आगे के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर में इतने सब इवेंट्स एक साथ नहीं पढ़ सकते। सो ये आगे के आने वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, तो इवेंट्स याद रख लीजिएगा, कौन-कौन से। कभी-कभी इस पे क्वेश्चन आता है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रीमिस्ट फेज़, ऐसा भी पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में। उसके बाद हमने इसी साल एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू की गई थी। इस पार्टीशन के खिलाफ बंगाल जो है ये 2 हिस्सों में बाँट दिया गया था, एक वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल। इस तरह से पार्टीशन किया था और पार्टीशन जिनने किया था उनका नाम है लॉर्ड कर्ज़न। सो लॉर्ड कर्ज़न ने बंगाल को 2 हिस्सों में बाँट दिया था। सो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। उसके साथ-साथ मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1906 में। सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। ये स्प्लिट मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में हुआ था। गदर मूवमेंट चली थी 1913 से 1915 के बीच में। होम रूल मूवमेंट चली थी 16 से 17 के बीच में। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये पूरी हम अगले आने वाले वीडियो लेक्चर्स में स्टडी करने वाले। सो मॉडरेट्स के वक़्त एक्सट्रीमिस्ट के वक़्त इतने सारी चीज़ें हुई। मैं अभी आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको अपने बुक्स में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का डिफरेंस लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। आपको खुद ही करना है। आपको डिफरेंशिएट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ये करना है, उनके मेथड्स को से लेके हर चीज़ को लेके। सो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो लीडर्स हैं इनके जो तरीके थे ये सब बता देता हूँ। एक बार याद रखिएगा, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में का डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। मॉडरेट्स जो थे ये मास मूवमेंट नहीं चलाते थे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट जो थे ये मासेस को इन्वॉल्व करके लेते थे। कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करने का काम एक्सट्रीमिस्ट का था, बट मॉडरेट से बिल्कुल नहीं करते थे। मॉडरेट जो थे वो ब्रिटिश को लेके लॉयल थे, एक्सट्रीमिस्ट ब्रिटिश को लेके लॉयल नहीं थे। ब्रिटिश के पॉलिसीज़ को पूरा विरोध करते थे, वो थे एक्सट्रीमिस्ट लोग, और ब्रिटिश के पॉलिसीज़ में बदलाव चाहते थे कुछ, वो होते थे हमारे मॉडरेट लोग। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो पूरी तरह से बॉयकॉट करते थे हर चीज़ को, जो मॉडरेट थे वो हर चीज़ को बॉयकॉट नहीं करते थे। जो मॉडरेट्स थे वो कभी भी 3P मेथड के अलावा और कोई मेथड यूज़ नहीं करते थे। स्ट्राइक और ये सब नहीं किया जाता था, स्ट्राइक और ये सब एक्सट्रीमिस्ट लोग करते थे। उसके साथ-साथ लोगों को इन्वॉल्व करके ये लोग बहुत फास्ट काम करते हुए दिख रहे थे, जिसके कारण ये इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लोग एक तरह से मॉडरेट्स को अपोज करने लगे थे, जिनके तरीके स्लो दिख रहे थे, उनके अचीवमेंट्स कम थे, इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट को ज़्यादा सपोर्ट कर दिया गया था। सो इन सब चीज़ों के कारण जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे, और अगर आप देखोगे तो ये पॉपुलैरिटी उनको बहुत ज़्यादा काम आई, और जिसके कारण इन लोगों ने जो भी यहाँ पे इवेंट्स चलेंगे जैसे कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट में अपना बहुत बड़ा एक एक्टिव रोल इन्होंने दिखाया है। सो इस तरह से डिफरेंस है। अभी आपको 2 तरह के लोग पता चल चुके हैं कांग्रेस में, एक थे मॉडरेट और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो इवेंट्स रहेंगे, उसके बाद एक और नए थॉट हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशनरी का, उसके बाद हम और पढ़ेंगे वो रहेंगे गांधीयन थॉट्स। अलग-अलग लोगों के विचार हम पढ़ते रहेंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट लोगों के फेज के साथ यहाँ पे जो विचार हैं उनके ये आपको पता चल चुके हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो मेरे यूट्यूब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसके साथ-साथ फॉलो करें मेरे फेसबुक के पेजेस को, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन को। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, श्रेयस बढ़िया द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। shreyasbadiya@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हो और मेरे वीडियोज़ को शेयर भी कर रहे हो बाकी लोगों के साथ। सो ये करते रहिए, लाइफ में रिस्क लीजिए, तभी आप लीड करोगे। अगर हार जीतोगे तो लीड करोगे, अगर हारोगे तो आप गाइड करोगे लोगों को। सो इस तरह से मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड हैव अ गुड डे।